नमस्कार। आईएसटी सिनेमा और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई 2 से 3 खबरें इस एपिसोड में दूंगा। पहली खबर तो है जावेद अख्तर को एनिमल के डायरेक्टर संदीप वांगारेड्डी ने आईना दिखा दिया है। दूसरी खबर है हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का तलाक हो गया है। और तीसरी खबर है प्रोपगंडाबाज पूनम पांडे को लेकर, जिनके विरुद्ध महाराष्ट्र के विधानसभा काउंसिल के सदस्य ने कार्रवाई की मांग की है। 3 शिकायतें दर्ज हुई है। तो आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए, कराइए, बेल आइकन ऑल वाला जरूर दबाइए, इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ये चैनल पूरी तरह से सिनेमा और साहित्य को समर्पित है, पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है एनिमल को लेकर है। एनिमल फिल्म ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। बात हो रही है पोस्ट एनिमल एरा की और प्री एनिमल एरा की, यानी एनिमल एक बीच में लकीर बनकर आ गई है। एनिमल को जितना लोगों ने सराहा, जितनी उसकी कमाई हुई, उतनी ही उसकी आलोचना भी हुई। एनिमल अभी अभी नेटफ्लिक्स पर आई है और मैंने फिल्म हॉल में तो नहीं देखी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर देखी है। इस फिल्म को अगर गहराई से देखें तो आपको कुछ चीजें अच्छी भी लगेगी। इस फिल्म में परिवार को प्रमुखता दिया गया है। परिवार के लिए एक व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। स्कूल में जब होता है और उसकी बहन को कि कोई रैगिंग करता है तो वो हथियार लेकर पहुंच जाता है स्कूल के अंदर, फायरिंग करता है। हथियार लेकर पहुंचना अतिशयोक्ति हो सकती है, परंतु बहन के लिए एक भाई का कंसर्न, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता, ये जायज है। और हथियार लेकर जब वो पहुंचता है तो उसके पापा, जिसकी भूमिका में अनिल कपूर हैं, वो उसको मारते भी हैं। तो वहां दिखाया भी गया है कि ये गलत है। बहन के बाद अपने पिता के लिए उसका कंसर्न बहुत ज्यादा है। और पिता को जब कोई कुछ कहता है अथवा पिता को जब गोली लग जाती है तो वो अपने पिता की ओर बढ़ते मौत को रोकने के लिए बीच में खड़ा हो जाता है। ये भी परिवार के प्रति उसके कंसर्न को दिखाता है। पिता की रक्षा के लिए वो बाहर की किसी एजेंसी पे इतना पैसा वाला होकर भी भरोसा नहीं करता। वो भरोसा करता है अपनी फैमिली पर, ज्वाइंट फैमिली पर, और अपने पिंड जाता है, अपने गांव जाता है और अपने चचेरे भाइयों को बुला लाता है। यहां भी ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के जो प्रभाव है उसको दर्शाया गया है। पति पत्नी के रिश्ते हैं, वो जब उसके पिता उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए एक लेडी के रूप में घुसाया जाता है, तो उसका विश्वास जीतने के लिए वो उसके साथ शारीरिक रिश्ते भी बनाता है, प्यार जीतने का प्रयास करता है। लेकिन उसकी पत्नी को ये पता नहीं है, लेकिन वो सच अपनी पत्नी से बोलता है। ये बहुत बड़ी बात है। पति पत्नी के रिश्तों में सच बोलना बहुत बड़ी बात है। और वो सच बोलता है, और सिर्फ बोलता ही नहीं, वो अपनी पत्नी का पैर छूकर उससे माफी मांगने का भी प्रयास करता है, माफी मांगता है। वो पत्नी से नाराज भी होता है जब उसके पापा को लेकर पत्नी कहती है। ये फिर परिवार के उस कंसर्न को दिखाता है जिस समय काल में ज्वाइंट फैमिली के लिए एक एफर्ट होता था। अब तो विवाह होने के अगले दिन लड़का लड़की अलग होकर कहीं चले जाते हैं, तो वो परिवार के बीच का तालमेल गड़बड़ा गया है, संयुक्त परिवार टूट गए हैं। लेकिन जब संयुक्त परिवार था तो लड़के लड़कियां, खासकर लड़का, अपने फैमिली के साथ कंसर्न बहुत मजबूत रखता था। वो यहाँ पर दिख रहा है। एक सीन है जिसको लेकर जो कहा गया कि लड़की से जूते चटवाता है, कहता है जूते चाटने को,
वहां पर वो लड़की एक मोल के रूप में उसकी फैमिली को खत्म करने आई है, उसके पिता, उसकी फैमिली पूरी। उस समय वो कहता है, और लड़की कहती है मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वो क्या कह सकता था उस समय? उसने वो कहा, जूते चाटने के लिए। यानी जो परिवार को खत्म करने आया है उसके साथ तो वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। यहां भी फैमिली का कंसर्न। और जब वो अंत में जाता है अपने भाई को ही मारने, अबरार हक को, जो उसकी फैमिली इस्लाम अपना चुकी है, उसको मारने, तो वहां भी कहता है कि भाई रुक जा, अब स्टॉप हो जाओ, मैं छोड़ दूंगा। वहां भी वो फैमिली के उस झंझावात में फंसा हुआ है। लेकिन जब अबरार नहीं मानता तो फिर वो उसका गला काट देता है। तो इस फिल्म में फैमिली वैल्यू को जो दिखाया गया है, वो जो लेफ्ट लिबरल्स है उसको बहुत चुभ रहा है। जावेद अख्तर, जिसने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर सवाना आदमी से विवाह किया, उसे ये कैसे पसंद आ सकता है? जावेद अख्तर ने मंच से संदीप वंगारेड्डी की बुराई की और कहा कि ऐसी फिल्में हिट हो रही है, लोग ताली बजा रहे हैं, ये समाज के लिए भयावह है। संदीप वंगारेड्डी ने रिवर्स में जवाब दिया। और संदीप वंगारेड्डी का ये स्टाइल मुझे पसंद है, क्योंकि मैं इसी नेचर का हूं। वो फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। और जो आदमी पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता वो अपने दिल की सुनता है। इसीलिए वो जो पूरी कन्विक्शन के साथ उस फिल्म को बना पाता है जो उसके दिमाग में है, जो उसके अंदर चल रहा है। उसी कन्विक्शन के साथ वो अपनी बात कह पाता है। इससे किसी को बुरा लगता है लेकिन वो सच तो कह देता है। उसने जावेद अख्तर को कहा कि आपके बेटे फरहान अख्तर ने एक वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया था, उसका नाम है मिर्जापुर। एक एपिसोड कोई नहीं देख सकता। दुनिया भर की गालियां, गंदी गालियां मिर्जापुर में भर दी गई, गंदी गालियां। मैं उसका एक एपिसोड भी नहीं देख पाया। इतनी गंदी वाहियात फिल्म है वो, वल्गर, चीप, गाली से भरी हुई। और संदीप वंगारेड्डी ने यही आईना दिखाया है जावेद अख्तर को, जिसके कारण लेफ्ट लिबरल बिल्कुल ही मेंटल हो चुके हैं। लेफ्ट लिबरल इसलिए भी मेंटल थे, इसको एंटी इस्लामिस्ट फिल्म कह रहे थे कि एंटी इस्लामिस्ट फिल्म है। अपनी फैमिली के व्यक्ति को इस्लाम में कन्वर्ट उसका दिखाया है। संदीप वंगारेड्डी के भाई, जो इसके प्रोड्यूसर हैं, प्रणव वंगारेड्डी, उसने कहा बहुत सारे फिल्मों में जब हिंदू पुजारी को विलन दिखाया जाता तब तो ऐसे लोगों को पीड़ा नहीं होती। तो एक एक्ट को, एक नाटक को क्रिएट करने के लिए वहां मुस्लिम फैमिली होना चाहिए। अब 3-3 विवाह तो हिंदू में होते नहीं, ढेर सारे बच्चे हिंदू में होते नहीं। तो लेफ्ट इस्लामिस्ट जो हैं, दोनों ज्वाइंट रूप से संदीप वंगारेड्डी पर जो हमला कर रहे हैं, संदीप वंगारेड्डी उसका बहुत अच्छा प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जब पॉलिटिकल करेक्ट हो रहा हो, उसमें एक व्यक्ति बिल्कुल पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होता, सीधा जवाब देता है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। आज की जो दूसरी खबर है वो कि ईशा देओल का उनके पति के साथ तलाक हो चुका है। और ये तलाक, ईशा की जो दूसरी संतान पैदा हुई उसके बाद उन दोनों के बीच जो अनबन खटपट हो रही थी उसके कारण हुआ है। इंडिया स्पीक्स डेली के फिल्म क्रिटिक और बॉलीवुड न्यूज को देखने वाले विपुल रेगे लिखते हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का उसके पति से तलाक हो चुका है। ईशा के पति का नाम भरत तख्तानी था और दिल्ली टाइम्स की समाचार के अनुसार दोनों के बीच सहमति से ये संबंध विच्छेद हुआ है, तलाक हुआ है। दोनों ने इसे लेकर साझा बयान जारी किया है और कहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से खटास पैदा हुआ था। मीडिया में भी छन छन कर ये खबर आ रही थी कि दोनों के बीच अब पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ईशा देओल ने भरत तख्तानी के साथ अपने तलाक की घोषणा खुद ही की है, इंस्टाग्राम पर की है। एक साझा बयान दोनों की ओर से जारी किया गया है। इसमें कहा ईशा और भरत ने कि ये अलगाव सौहार्दपूर्ण है और हमने आपसी तालमेल से सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने का फैसला किया गया है।
जीवन में इस बदलाव के बावजूद हमारे लिए दोनों बच्चों का हित और कल्याण प्रथम है, और लोगों से अपील की है कि हमारी निजता का सम्मान कीजिए। पैपराजियों से उन्होंने कहा है कि निजता का सम्मान करें। ये जोड़ी पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में थी। ईशा इंस्टाग्राम पर अपने पति के साथ फोटो पहले शेयर करती थी, लेकिन कुछ दिनों उन्होंने अपने पति के साथ फोटो शेयर करना बंद कर दिया था और अपनी मां के साथ ज्यादा दिखाई दे रही थी। तभी ये कयास लगने लगे थे। 16 अक्टूबर को हेमा मालिनी का जन्मदिन था, जिस पर पूरा परिवार एक साथ था, लेकिन भरत पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दिए। यानी दोनों के बीच सब कुछ सामान्य नहीं था, यह स्पष्ट हो रहा था। भरत और ईशा का विवाह 2012 में हुआ, तो करीब 12 साल उन दोनों का ये विवाह चला। दोनों की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम राध्या है, जो 6 वर्ष की है, और छोटी का नाम मीराया है, जो 4 वर्ष की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि जब दूसरी बेटी के जन्म के बाद पति पत्नी के रिश्ते में दूरी बनने लगी और भरत को यह शिकायत होने लगी कि अब ईशा उस पर ध्यान नहीं देती है। कई साइकोलॉजिस्ट और फैमिली काउंसलर इस बात को लेकर काफी सोच कर चुके हैं कि बच्चों के जन्म के बाद स्वाभाविक है स्त्रियों का रुझान, झुकाव ज्यादा समय अपने बच्चों की ओर जाता है और पुरुष अपने आप को कई बार उपेक्षित महसूस करता है, जिसके कारण कई रिश्तों में तल्खियां बढ़ने लगती है। इस पर आप काफी सारे शो यूट्यूब पर देख सकते हैं। 2020 में ईशा ने एक पुस्तक लिखी, अम्मा मियां, और ये बच्चों के परवरिश पर थी, परंतु इस पुस्तक में ही अपने पति के साथ बिगड़ते रिश्तों की बारीकियों को ईशा ने उभार दिया था। ईशा ने लिखा था कि दूसरी बेटी के जन्म के बाद भरत स्वयं को उपेक्षित महसूस करते थे, यानी मैं उनको समय नहीं दे पाती थी। भरत इस बात पर चिढ़ने लगे थे कि बच्चों की देखभाल के कारण ईशा उन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। ईशा ने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया कि वे पति की छोटी छोटी आवश्यकताओं पर भी अब ध्यान नहीं दे पाती, बच्चों में उनका समय ज्यादा लगता है। और ईशा देओल ने हाल ही में अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे का एक वीडियो क्लिप शेयर किया था। कैप्शन में लिखा था, कभी कभी आपको चीजों को बस छोड़ देना होता है और अपने दिल की धड़कन पर डांस करना होता है। वहीं से स्पष्ट हो गया था कि ईशा देओल और भरत के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है और अब वो दूरी तलाक में बदल चुकी है। आज की तीसरी खबर है पूनम पांडे को लेकर। पूनम पांडे ने जो देश के साथ मजाक किया वो बहुत ही बेहुदा मजाक था, और संयोग कहिए या प्रयोग, 1 तारीख को भारत सरकार ने बजट पेश किया। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया। इस बजट में सर्वाइकल कैंसर का टीका पेश किया गया कि 9 से 14 साल के हर बच्ची को सर्वाइकल कैंसर का टीका लगेगा। ये बिल गेट्स का एजेंडा है, मैं आपको बता चुका हूं। 2009 में बिल गेट्स भारत में इस प्रयोग को करने के लिए कई बच्चों की जान ले चुका है, और संसद की इस पर रिपोर्ट है 2010-11 की, आप पढ़ सकते हैं, कंटेंट फॉर चेंज में मैंने वो रिपोर्ट दी है। फार्मा इंडस्ट्री का क्या दबाव है, जो फिजिकल रिलेशन से जिस बीमारी की शुरुआत होती है, क्या 9 साल की बच्चियां फिजिकल रिलेशन बनाती है, या 14 साल की बच्चियां फिजिकल रिलेशन बनाती है? पॉस्को एक्ट जब लगा हुआ है, लेकिन ये टीका मुफ्त भारत सरकार लेकर आई है कि अब हर बच्ची को लगेगी। इस पर मैंने आपको रिपोर्ट भी दिया है कि अमेरिका में एक स्टडी है कि सर्वाइकल कैंसर के टीका के कारण महिलाओं का जो प्रजनन दर है वो 30 से 35% नीचे गिर गया, महिलाओं में बांझपन आ गया। लेकिन जब भारत में ये पेश किया जा रहा था, उसी दिन अगले दिन पूनम पांडे ने एक वितंडा रचा कि सर्वाइकल कैंसर के कारण 32 साल में पूनम पांडे की मौत। अब आप देखिए, पूनम पांडे एक सोशलाइट है, इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया, वो बिना पैसे कुछ नहीं करती, बिना पैसे कुछ नहीं करती, और पैसे के लिए ही उसने किया होगा। एक तरफ सरकार वो टीका ले रही है, बजट में घोषणा कर रही है, दूसरे दिन इसको एक न्यूज हाइप क्रिएट किया गया
और भारत को पता चल गया कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। और उसके बाद फिर पूनम पांडे प्रकट हो गई। इस पर पूनम पांडे पर कई शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसने अपनी मौत तक की झूठी खबर फैलाई। इस मामले में उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। 1 फरवरी को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण और 1 फरवरी को उसने अपनी मौत की घोषणा। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है फार्मा कंपनियों द्वारा, दुनिया भर की, अमेरिका की और दुनिया भर की फार्मा कंपनियों द्वारा। उसके विरुद्ध 3 शिकायतें दर्ज की गई है। एडवोकेट अली काशिक खान देशमुख, इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने पूनम पर कार्रवाई की मांग की है। ऑल इंडियन सिने वर्कर एसोसिएशन ने पूनम के विरोध में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है जिसमें सर्वाइकल कैंसर की वजह से मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे की मौत की फर्जी खबर को लेकर अफवाह फैलाने को लेकर कहा गया है कि उस पर कार्रवाई की जाए। मुंबई पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं ये बाद में पता चलेगा। इसमें महाराष्ट्र विधानसभा काउंसिल के सदस्य सत्यजीत तांबे ने भी उस पर कार्रवाई करने को कहा है। और भारतीय न्याय संहिता की 195 धारा 1 2023 के तहत पूनम पांडे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी से लगता है कि सरकार के साथ इसकी मिलीभगत है। 2-3 जो इसमें आप मुस्लिम कैरेक्टर देख रहे हैं जिन्होंने शिकायत किया है, क्योंकि वो लोग इंजेक्शंस नहीं लेते तो उनको ये कहीं डर हो कि भाई हमारी महिलाएं भी इनके चंगुल में ना आ जाए। इंजेक्शंस लेगा ज्यादातर हिंदू समाज। और अमेरिका की रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि 35% तक प्रजनन दर महिलाओं का गिर गया। इसलिए मैं इसे संयोग कैसे मान लूं कि सेम डे वित्त मंत्री घोषणा करती है और एक मॉडल एक्ट्रेस अपने मरने का नाटक स्वांग रचती है और सर्वाइकल कैंसर गांव-गांव तक खबर के रूप में पहुंच जाती है। इसमें फायदा सिर्फ फार्मा कंपनियों का है। तो आज के लिए बॉलीवुड न्यूज में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।